तो एम्स हासिल करने के लिए या गोल हासिल करने के लिए हम छोटे-छोटे ऑब्जेक्टिव्स पूरी करते हैं। छोटे-छोटे ऑब्जेक्टिव भी हमने सेट करने हैं। पॉलिसी में हम एम्स की या गोल्स के साथ-साथ हम ऑब्जेक्टिव्स भी सेट करते हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव जो हम सेट करते हैं पॉलिसी में, ये स्मार्ट ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। स्मार्ट ऑब्जेक्टिव। स्मार्ट ऑब्जेक्टिव का मतलब है, इसका मतलब है स्पेसिफिक, क्लियरली डिफाइंड, प्रिसाइज। स्पेसिफिक का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्टिव्स आप रख रही है, आपकी ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होनी चाहिए। अब ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव किस तरह है कि आप अगर ऑयल एंड गैस कंपनी में काम कर रही हैं तो आपकी ऑब्जेक्टिव्स ऑयल एंड गैस कंपनी के मुतालिक होनी चाहिए। अगर आप कंस्ट्रक्शन में काम कर रही है तो आपकी कंस्ट्रक्शन की हवाले से ऑब्जेक्टिव्स होनी चाहिए। मजरेबल होनी चाहिए। जो ऑब्जेक्टिव्स हम रखते हैं वो मजरेबल हो, क्वांटिफाई हो, मतलब क्वांटिफाइड का मतलब है कि हम इसको टारगेट या जो हमारा एंड रिजल्ट है उसकी अगेंस्ट हम मेजर कर सके। ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हम रखेंगे जो मजरेबल हो। अचीवेबल ऑब्जेक्टिव हम इस तरह रखेंगे कि वो अचीव भी हो सके। इस तरह नहीं कि सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद रहे बल्कि इसको अचीव भी कर सके, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हम रखेंगे। रीजनेबल का मतलब है विद इन टाइम स्केल एंड रिसोर्सेज। आपकी ऑब्जेक्टिव रीजनेबल होनी चाहिए, मतलब आपके पास जो टाइम स्केल है और आपके पास जो रिसोर्सेज है उसके अंदर वो ऑब्जेक्टिव आप हासिल भी कर सकते हैं। ऐसे ऑब्जेक्टिव्स आप रखेंगे। और टाइम बाउंड होनी चाहिए, यानी आप जब जो ऑब्जेक्टिव्स एम हासिल करने के लिए या गोल हासिल करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स आप रखते हैं वो टाइम बाउंड होनी चाहिए, यानी उसमें एक खास टाइम होना चाहिए कि इतने टाइम्स के अंदर अंदर ये ऑब्जेक्टिव्स आपने पूरी करनी है। अब लेट्स सपोज जो एग्जांपल मैंने आपको इंजीनियरिंग का दिया कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं। अब जब आपका ये एम है, गोल है कि आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, ये आपका गोल है, एम है, फाइनल रिजल्ट है जो आप चाहते हैं। अब इस फाइनल रिजल्ट हासिल करने के लिए आप सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का टेस्ट पास करेंगे, ये पहला ऑब्जेक्टिव है। और वो टेस्ट उसकी भी एक खास स्पेसिफिक मार्क्स होते हैं कि इतनी परसेंट मार्क्स पे आपने पास करना होगा। इसके बाद आप फर्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे यूनिवर्सिटी में, आप जब एडमिशन लेंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप जाएंगे तो उस फर्स्ट सेमेस्टर में आप बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिक साइंस होते हैं और बेसिक सब्जेक्ट होते हैं। अब उसमें बेसिक सब्जेक्ट होते हैं कि ये इस सेमेस्टर में आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, आप इंग्लिश पढ़ेंगे, आप इस्लामियात पढ़ेंगे, आप पाक स्टडी पढ़ेंगे जो बेसिक साइंसेस की सब्जेक्ट है, और जो बेसिक सब्जेक्ट है वो आप पढ़ेंगे। तो ये स्पेसिफिक, अब ये ऑब्जेक्टिव जो है ये स्पेसिफिक है कि आपने ये सब्जेक्ट पढ़ना है और इतनी परसेंट मार्क्स से आपने पास करना है। अब मजरेबल भी है, जो ऑब्जेक्टिव्स हम इंजीनियरिंग की पूरी हासिल डिग्री हासिल करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स हम पूरी करते हैं वो मजरेबल भी होते हैं कि हमें अंदाजा होता है कि हमने इतनी सेमेस्टर पढ़ी, इतनी सेमेस्टर बाकी रहती है। इस तरह अचीवेबल भी होते हैं। 4 साल का ड्यूरेशन होता है, उस 4 साल में जितने सब्जेक्ट्स उन्होंने सेट किए होते हैं यूनिवर्सिटी के सिलेबस के मुताबिक वो अचीवेबल भी होते हैं और रीजनेबल भी होते हैं। टाइम स्केल जो दिया जाता है वो उसमें वो रीजनेबल भी होते हैं। अगर कंपनी की तरफ सॉरी यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको बताया जाता है कि आपने इंजीनियरिंग की डिग्री में जो सब्जेक्ट्स है आपने 1 साल के अंदर अंदर सब सब्जेक्ट्स पढ़ना है, तो ये फिर रीजनेबल नहीं हुआ। आपके पास 4 साल के बजाय 1 साल का टाइम है और 1 साल में सब सब्जेक्ट्स पढ़ना ये नामुमकिन है, तो ये रीजनेबल फिर नहीं हुआ। और टाइम बाउंड, अब इंजीनियरिंग के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। हर सेमेस्टर 6 महीने के होते हैं। एक सेमेस्टर आपने 6 महीने के अंदर अंदर आपने पास करना है और 4 साल के अंदर अंदर आपने इंजीनियरिंग की सारी सब्जेक्ट जो है वो पूरी करनी है। तो टाइम बाउंड होता है, इसमें एक टाइम स्केल होता है कि 6 सेमेस्टर में आपने एक सेमेस्टर 6 महीने में आपने एक सेमेस्टर पूरा करना है और 4 साल में आपने इस सारी इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पूरी करनी है। तो ये टाइम बाउंड हुआ। तो इस तरह हेल्थ एंड सेफ्टी की जो ऑब्जेक्टिव सेट होती है वो भी टाइम बाउंड होते हैं, वो भी स्मार्ट होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, मजरेबल होते हैं, अचीवेबल होते हैं, रीजनेबल होते हैं, टाइम बाउंड होते हैं। अब लेट्स सपोज मेरा एक कंपनी है और मेरा एम है, गोल है, आई वांट टू बी टू प्रोवाइड अ सेफ वर्क प्लेस। मेरा गोल है
कि मैं वर्कर को एक सेफ वर्क प्लेस फराहम करूं। अब ये आपका जनरल स्टेटमेंट है। अब ये स्पेसिफिक भी नहीं है, मजरेबल भी नहीं है। अब ये अचीवेबल तो है लेकिन स्पेसिफिक और मजरेबल नहीं है। सेफ वर्क प्लेस एक जनरल स्टेटमेंट है और मजरेबल भी नहीं है। आप ये मेजर नहीं कर सकते कि मैंने कितना परसेंट सेफ वर्क प्लेस प्रोवाइड किया। लेकिन इस एम के लिए जो ऑब्जेक्टिव आप सेट करते हैं वो मजरेबल होनी चाहिए। लेट्स सपोज सेफ वर्क प्लेस के लिए मैं चाहता हूं कि मैं साइट के अंदर जितने वर्कर है, एक महीने के अंदर सारी वर्कर को मैं ट्रेनिंग्स दे दूं। अब वो ट्रेनिंग्स भी आपकी स्पेसिफिक होनी चाहिए। स्पेसिफिक इस तरह, लेट्स सपोज आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है और आप वर्कर को गैस के हवाले से ट्रेनिंग दे रही है। तो कंस्ट्रक्शन में गैस कहां से आ गई? आपने कंस्ट्रक्शन के हवाले से उनको ट्रेनिंग देनी है, तो स्पेसिफिक ट्रेनिंग आपने देनी है। मजरेबल ऑब्जेक्टिव आपकी मजरेबल होनी चाहिए। आपने बताया कि एक महीने में मैं सारे वर्कर को ट्रेनिंग्स देनी चाहिए, मैं ट्रेनिंग्स दूंगा एक महीने में आप मेजर कर सकते हैं 20 दिन हो गई मैंने कितनी ट्रेनिंग्स दी और कितनी बाकी रहती है। 25 दिन हो गई कितनी ट्रेनिंग मैंने प्रोवाइड की और कितनी बाकी रहती है। तो मजरेबल भी होनी चाहिए, अचीवेबल भी होनी चाहिए। अचीवेबल आप ऑब्जेक्टिव इस तरह रखेंगे कि उसको अचीव भी कर सकते हैं आप। अब मैं बताऊं, लेट सपोज मेरे साइट के अंदर 500 वर्कर है और 500 वर्कर को मैं 2 दिन के अंदर अंदर ट्रेनिंग देना चाहता हूं, तो ये अचीवेबल नहीं है। ऑब्जेक्टिव आप इस तरह रखेंगे कि वो अचीवेबल हो, रीजनेबल विद इन द टाइम स्केल एंड रिसोर्सेज। आपके पास जो रिसोर्सेज है और टाइम स्केल है, आप टाइम को देखेंगे और आपके पास जो रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मैन पावर रिसोर्सेज, टाइम, ये तीनों चीज आप ही देखेंगे कि इन तीनों चीजों के अंदर अंदर वो ऑब्जेक्टिव जो मैं रख रहा हूं वो अचीवेबल है या नहीं है। लेट्स सपोज आपकी साइट के अंदर 500 वर्कर है और सेफ्टी वाली आपके पास 2 है, और आप कह रही हैं कि दो बंदे जो 2 सेफ्टी वाले 500 वर्कर को 2 दिन के अंदर सेफ्टी ट्रेनिंग, मुख्तलिफ सेफ्टी ट्रेनिंग देंगे। तो ये रीजनेबल नहीं है, क्योंकि एक तो टाइम स्केल आपके पास बहुत कम है, 2 दिन है, और रिसोर्सेज भी आपके पास कम है, यानी मैन पावर रिसोर्सेज आपके पास 2 सेफ्टी वाले हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स आप पूरी नहीं कर सकते। तो ऑब्जेक्टिव आप इस तरह रखेंगे कि जो रीजनेबल हो और टाइम बाउंड होनी चाहिए। उसमें एक खास टाइम के अंदर अंदर आप एक टाइम रखेंगे, एक लिमिट रखेंगे कि इस टाइम के अंदर मैंने ये ऑब्जेक्टिव्स पूरी करनी है। अब मैंने बताया कि एक महीने के अंदर मैं ट्रेनिंग दूंगा, तो एक महीना आपका डेडलाइन है, आपका टाइम स्केल है। तो हमेशा ऑब्जेक्टिव्स जो है हेल्थ एंड सेफ्टी वो स्मार्ट होने चाहिए। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, रिव्यू ऑल 48 रिस्क असेसमेंट विद इन 12 मंथ पीरियड। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि साइट के अंदर 48 रिस्क असेसमेंट हम करना चाहते हैं और वो 12 महीने में हम पूरी करेंगे। तो ये अब एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, स्पेसिफिक है। अब ये सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए हम मुख्तलिफ अरेंजमेंट करते हैं, मुख्तलिफ काम करते हैं। उन कामों में से एक रिस्क असेसमेंट है। ये एक स्पेसिफिक हो गया, एक रिस्क असेसमेंट स्पेसिफिक आप बता रही है कि ये एक्टिविटी हम करेंगे, और उसमें आप ये मजरिबल भी है। 48 आपने बता दिया कि 48 रिस्क असेसमेंट हम करेंगे और 12 महीने में हम करेंगे। तो ये एक महीने में तकरीबन 4 रिस्क असेसमेंट आते हैं। 12 महीने में 48, तो एक महीने में 4 रिस्क असेसमेंट आते हैं। तो आप इसको मेजर कर सकते हैं कि एक महीने में कितनी 4 रिस्क असेसमेंट हमने करनी है। तो आप मेजर कर सकते हैं कि कितनी हमने की, बाकी कितनी रहती है। अचीवेबल भी है। अच्छा, तो ये अचीवेबल भी है क्योंकि 12 महीनों में 48 रिस्क असेसमेंट ये अचीवेबल है, रीजनेबल, और टाइम बाउंड इसमें दिया हुआ है, टाइम स्केल दिया हुआ है, 12 महीने का टाइम है कि 12 महीने में हम 48 रिस्क असेसमेंट करेंगे। तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्टिव अक्सर पेपर में इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। आपने निबोश के हवाले से आपने ये बात जहन में याद रखना है कि कोई भी टॉपिक आपने स्किप नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। इस स्मार्ट ऑब्जेक्टिव से कई मरतबा जो है पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं। आप देखिए, एक स्टेटमेंट दिया जाता है, एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी जाती है और उसमें बताई जाती है कि आप कमेंट करें कि ये जो कंपनी है इसने जो मैं पॉलिसी स्टेटमेंट दिया हुआ है, आया ये स्टेटमेंट जो है इनकी स्मार्ट है या स्मार्ट नहीं है। तो ये कई मरतबा क्वेश्चन आ चुके हैं इसके हवाले से। अच्छा जी, सेटिंग स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स। अब जब हम ऑब्जेक्टिव रखेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी में, तो किन बातों का ख्याल रखना है, कौन सी फैक्टर्स हमने कंसिडर करनी है? हु इज गोइंग टू सेट द ऑब्जेक्टिव्स?
सबसे पहली बात तो ये है कि ऑब्जेक्टिव्स कौन रखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स जब टॉप मैनेजमेंट रखती है, तो वो फिर ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने के लिए रिसोर्सेज भी देते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव्स हमने रख ली, ये ऑब्जेक्टिव्स हम हासिल करेंगे, लेकिन उसके लिए रिसोर्सेज जो दरकार होते हैं, फिर वो रिसोर्सेज भी एलोकेट करेंगे। हाउ ऑब्जेक्टिव विल बी सेट एट ईच फंक्शन लेवल। अब ये भी ज़रूरी है कि ऑब्जेक्टिव्स तो हमने सेट की हुई है, लेकिन हर फंक्शनल लेवल पे हमने ऑब्जेक्टिव को किस तरह सेट करना है। यानी हर डिपार्टमेंट में हमने ऑब्जेक्टिव किस तरह सेट करने हैं। हर डिपार्टमेंट में अंदर कंपनी के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो किस तरह हमने ऑब्जेक्टिव्स उसके अंदर रखनी है। लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स, ऑब्जेक्टिव हम इस तरह सेट करेंगे कि कम से कम हम लीगल रिक्वायरमेंट्स उसमें पूरा कर सकें। क्योंकि अगर आपने ऑब्जेक्टिव्स रख ली, पॉलिसी में आपने ऑब्जेक्टिव्स रख ली और वो ऑब्जेक्टिव आपने हासिल भी कर ली, लेकिन आप उसमें लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर रही, तो आपकी ऑब्जेक्टिव्स की हासिल करने का कोई फायदा फिर नहीं है। लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ लीगल रिक्वायरमेंट्स के हवाले से। किसी कंपनी किसी मुल्क में हम काम कर रही है, हमारी कंपनी किसी मुल्क के अंदर काम कर रहे हैं और उस मुल्क का कानून है, लॉ है कि इस मुल्क के अंदर जो भी कंपनी काम करेंगे, उस कंपनी के अंदर साल में 20 से ज्यादा एक्सीडेंट नहीं होनी चाहिए। अब लेट्स सपोज हमने ऑब्जेक्टिव सेट की कि गोल्स हमने सेट की कि हम 25 एक्सीडेंट्स जो है वो हम 25 एक्सीडेंट से ज्यादा नहीं होंगे हमारी साइट के अंदर, हमारी कंपनी के अंदर। ये हमने खुद ऑब्जेक्टिव सेट की कि हम 25 एक्सीडेंट से ज्यादा एक्सीडेंट्स हमारी कंपनी के अंदर नहीं होंगे एक साल के अंदर। अब हमने वो अचीव भी कर ली, 25 एक्सीडेंट से ज्यादा हमने एक्सीडेंट्स नहीं होनी थी साइट के अंदर। लेकिन यहाँ पे कंपनी की जो लॉ है, सॉरी मुल्क की जो लॉ है जहाँ पे हमारी कंपनी ऑपरेट कर रही है, उसकी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो ये है कि आपकी किसी भी कंपनी जब इस मुल्क में काम करेंगे तो उसके अंदर 15 या 20 से ज्यादा एक्सीडेंट नहीं होंगे। अब हमने अपनी जो लोकल ऑब्जेक्टिव सीट की वो तो हमने हासिल की, लेकिन मुल्क का जो लॉ है उसको हमने वायलेट किया। तो ऑब्जेक्टिव आप इस तरह सेट करेंगे कि कम से कम आप उसकी मुल्क की लॉ को भी कंप्लाई करेंगे, उसकी लॉज को आप वायलेट नहीं कर रहे। तो अगर आप उसकी लॉ को वायलेट कर रही है, तो आपकी ऑब्जेक्टिव्स और आपकी एम्स हासिल करने का कोई मकसद फिर नहीं है। हैज़र्ड एंड रिस्क, हम ऑब्जेक्टिव्स इस तरह सेट करेंगे कि हैज़र्ड और रिस्क को भी देखते हुए हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। हमारी साइट के अंदर, हमारी कंपनी के अंदर जो हैज़र्ड्स है, उसके अगेंस्ट हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। लेट्स सपोज हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी है और उस कंस्ट्रक्शन कंपनी में हमारी कंपनी के अंदर 1000 बंदी काम कर रही है, 1500 बंदी एक शिफ्ट में काम कर रही है, और हमने ऑब्जेक्टिव सेट की कि हम अपनी साइट के अंदर जीरो एक्सीडेंट अचीव करेंगे इस साल में। तो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में जब आपके पास 1000 वर्कर हो, जीरो एक्सीडेंट अचीव करना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो रिस्क की काम हो रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में रिस्क की काम होती है, हैजर्ड ज्यादा होती है, रिस्क ज्यादा होती है। तो वहां पे जो ऑब्जेक्टिव आपने सेट की वो रीजनेबल नहीं है। आप 500 लेबर के साथ कंस्ट्रक्शन कंपनी में जीरो एक्सीडेंट अचीव नहीं कर सकते। तो जब आप ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, तो आप हैजर्ड को और रिस्क को देखते हुए ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। टेक्नोलॉजिकल ऑप्शन, अब टेक्नोलॉजी जैसी जैसी टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी आते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते हैं, तो उसको यूटिलाइज करती हुई, उसको यूज करती हुई, उसका एडवांटेज लेती हुई हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। फाइनेंशियल, ऑपरेशनल एंड बिजनेस रिक्वायरमेंट, अब जब आप ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, तो हमने सिर्फ हेल्थ एंड सेफ्टी को कंसिडर नहीं करना, बल्कि अपनी कंपनी की फाइनेंशियल, ऑपरेशनल और बिजनेस जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। लेट्स सपोज जिसका कंस्ट्रक्शन का जो एग्जांपल मैंने आपको दिया कि हमारे पास 1000 बंदे कंस्ट्रक्शन में काम कर रही है, और हमने ऑब्जेक्टिव सेट की कि हमारी साइट के अंदर जीरो हादिसात होंगे। अब 1000 बंदों के साथ कंस्ट्रक्शन में जीरो हादिसात अचीव करना ये पॉसिबल तब है जब आपके वर्कर काम नहीं करेंगे, जब आपके वर्कर हाइट भी नहीं जाएंगे, जब आपके वर्कर इलेक्ट्रिकल काम नहीं करेंगे, जब आपकी साइट के अंदर मशीनरी ऑपरेट नहीं होंगी, जबकि आपकी साइट के अंदर एक्सकवेशन नहीं होंगी, जबकि जब आपकी साइट के अंदर कोई हार्ड वर्क एक्टिविटी नहीं हो रहा। तो जब ये नहीं होंगी,
तो तब आप ज़ीरो एक्सीडेंट अचीव कर सकते हैं। और जब ये नहीं होंगी तो आपकी ऑपरेशन नहीं होंगी, यानी आपका काम नहीं होगा। और जब ये नहीं होंगे तो आपकी बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स कहाँ से पूरी होंगी? क्योंकि आपने कंपनी तो बनाई हुई है बिज़नेस के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो जब आप काम नहीं करेंगे तो क्लाइंट आपको पैसे नहीं देंगे, क्योंकि आपको उसके लिए काम नहीं कर रही। तो आप ऑब्जेक्टिव इस तरह सेट करेंगे कि आप फाइनेंशियल, ऑपरेशनल और बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए आप उसके अगेंस्ट ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेफ्टी की वजह से आप सेफ्टी को फोकस दे रहे कि बस काम नहीं करेंगे लेकिन सेफ्टी होनी चाहिए, तो फिर भी काम नहीं चलता, काम नहीं बनता। आप इस तरह ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि दोनों चीजें, यानी आपके ऑपरेशंस, आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट और आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी साइड बाय साइड दोनों चल रही हो। तो इस तरह अगर आप सिर्फ सेफ्टी को फोकस देंगे कि आपकी साइट के अंदर जो भी है लेकिन हादिसात नहीं होंगे, तो फिर आपके वर्कर काम नहीं करेंगे। बस आप तब हासिल कर सकते हैं वो ऑब्जेक्टिव जब आप ऑपरेशंस नहीं करेंगे, और जब ऑपरेशन नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस नहीं चल सकेगा, आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होंगी। व्यू ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टीज। जब आप ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे तो इंटरेस्टेड पार्टीज की व्यूज को आप कंसिडर करेंगे। इंटरेस्टेड पार्टी से मुराद यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी हो सकते हैं, स्टेक होल्डर हो सकते हैं, कंसल्टेंट क्लाइंट्स हो सकते हैं, कंसल्टेंट हो सकते हैं, ये इंटरेस्टेड पार्टीज हो सकते हैं। अब लेट्स सपोज आपकी साइट के अंदर हादिसात, एक साल में हादिसात 15-20 हादिसात आपकी साइट के अंदर हो रही हैं। आपने ऑब्जेक्टिव सीट की है कि 15 से ज्यादा हादिसात नहीं होंगे और आप वो अचीव कर रही हैं। 15 से ज्यादा हादिसात आप नहीं होने देती साइट के अंदर। आप अपने ऑब्जेक्टिव पूरी कर रही हैं, पॉलिसी अचीव कर रही है, पॉलिसी की जो स्टेटमेंट है वो हासिल कर रही है, क्योंकि 15 से ज्यादा हादिसात आप नहीं होने देती। लेकिन इस पे इतराज है इंश्योरेंस वालों को। इंश्योरेंस वाली कह रही है कि यार इस 15 हादिसात पे हमारी जो इंश्योरेंस प्रीमियम के जो पैसे है वो बहुत ज्यादा खर्च आते हैं, लिहाजा ये हादिसात भी बहुत ज्यादा है, लिहाजा आप कोशिश करिए इन हादिसात को कम करें। तो फिर आप उसकी व्यूज को कंसिडर करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि हमने बस ऑब्जेक्टिव सेट किए 15 से हमने हादिसात को हम नहीं 15 से ज्यादा नहीं होनी देती साइड के अंदर एक साल में, बस ये काफ़ी है, हम अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं। नहीं, आप उसकी व्यूज़ को कंसिडर करेंगे कि उसकी इस 15 हादिसात में भी उनको नुकसान हो रहा है, फाइनेंशियल लॉसेस हो रही है, उनसे ज़्यादा पैसे इंश्योरेंस प्रीमियम की खर्च हो रही है, तो आप उसकी व्यू को कंसिडर करेंगे। तो इस तरह ऑब्जेक्टिव सेट होंगे कि ये फैक्टर उसमें कंसिडर होनी चाहिए। अच्छा जी। ग्रुप एक्सरसाइज है, टारगेट में बी इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट टू शो कमिटमेंट टू इम्प्रूवमेंट। व्हाट टारगेट कुड बी इंक्लूडेड इन जनरल एग्जांपल ओनली। अब ये हेल्थ एंड सेफ्टी की जो जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट होते हैं, उसमें टारगेट सेट किए जाते हैं। उसमें कुछ टारगेट्स कंपनी सेट करते हैं, क्योंकि पॉलिसी इसीलिए जरूरी है कि ये कंपनी को एक टारगेट देती है। टॉप मैनेजमेंट एक टारगेट सेट करती है फ्यूचर के लिए, और उस टारगेट की हासिल करने के लिए वो कोशिश करती है। उसके लिए क्या कोशिश करती है? उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, जो रिसोर्सेज होते हैं, वो रिसोर्सेज एलोकेट करती है, और वो रिसोर्सेज एलोकेट करने के बाद वो उस डायरेक्शन में जाते हैं, यानी टारगेट के डायरेक्शन में जाते हैं। तो पॉलिसी बेसिकली हमें एक डायरेक्शन देती है कि हमने क्या करना है और किस तरह हमने जाना है। जब हम जिंदगी में भी कुछ टारगेट जब सेट करते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स जब हम जिंदगी में भी सेट करते हैं, तो उन ऑब्जेक्टिव्स, उन मकासद हासिल करने के लिए हम कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे सामने फ्यूचर में एक हमारे सामने एक टारगेट होते हैं। हमने एक टारगेट सेट की होती है कि ये फ्यूचर में हमने हासिल करना है। तो फिर उसकी हासिल करने के लिए जो रिक्वायर्ड चीजें होती है हम वो करते हैं, वो मेहनत हम करते हैं, कभी नाकाम होते हैं, लेकिन फिर भी उस टारगेट की तरफ हम जाने की कोशिश करते हैं। तो पॉलिसी, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी कंपनी को या टॉप मैनेजमेंट को एक डायरेक्शन देते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप एक्सरसाइज में कहते हैं कि कंपनी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी में क्या टारगेट सेट कर सकती है। तो एक टारगेट ये सेट कर सकते हैं कि पिछले साल की निस्बत, पिछले साल की कारकर्दगी जो कंपनी की हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस है, उससे कंपैरिजन करके नई टारगेट सेट कर सकती है। पिछले साल की एक्सीडेंट्स या उसकी परफॉर्मेंस से कंपैरिजन करके नई टारगेट नई साल में सेट कर सकती है। यानी पिछले साल में लेट्स सपोज 30 हादिसात हुई कंपनी के अंदर,
अब नेक्स्ट 2023 में वो इस तरह टारगेट सेट कर सकती हैं कि पिछले साल की निस्बत हम 50% हादिसात कम करेंगे। यानी पिछले साल 30 हादिसात हुई, इस साल 15 हादिसात से ज्यादा नहीं होंगी। तो इस तरह भी टारगेट सेट कर सकते हैं, यानी पिछले साल की परफॉर्मेंस को देखती हुई उसके अगेंस्ट टारगेट सेट कर सकते हैं कि पिछले साल 30 हादिसात हुई, इस साल हम 50% कम करेंगे, यानी 15 हादिसात से ज्यादा नहीं होने देंगे। इस तरह टारगेट जो है वो सेट कर सकते हैं पॉलिसी में। इसके अलावा एक और टर्म है बेंचमार्किंग कर सकते हैं। बेंचमार्किंग बेंचमार्किंग क्या है? बेंचमार्किंग जब हम किसी कंपनी की परफॉर्मेंस को किसी दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर करती है और फिर उस कंपनी की परफॉर्मेंस अचीव करने की कोशिश करते हैं और वो ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, तो उसको कहते हैं बेंचमार्किंग। लेट्स सपोज एक कंपनी है और उस कंपनी में 10 हादिसात होते हैं और दूसरी कंपनी है बी, एक कंपनी है ए, उसमें 10 हादिसात सालाना होते हैं। दूसरी कंपनी है बी, उसमें 30 हादिसात सालाना होते हैं। कंपनी ए और कंपनी बी दोनों एक जैसा काम कर रही है, यानी कंपनी ए भी कंस्ट्रक्शन की काम कर रही है, कंपनी बी भी कंस्ट्रक्शन के काम कर रही है। कंपनी ए में भी 500 लेबर है, कंपनी बी में भी 500 लेबर है। तो अब ये कंपनी ए की अधिसात 10 है, कंपनी बी की अधिसात 50 है, हालांकि दोनों में सेम नंबर ऑफ वर्कर सेम एक्टिविटीज कर रही है। अब जो बी कंपनी है जहां पे 50 अधिसात होती है, वो बेंचमार्किंग कर सकते हैं, यानी टारगेट इस तरह सेट कर सकते हैं कि क्योंकि कंपनी ए भी हमारी जैसी है, उसमें हमारी जैसी वर्कर है, लिहाजा हम 2023 में उनकी तरह 10 हादिसात से ज्यादा नहीं होने देंगे। तो इस तरह पॉलिसी में ये भी सेट कर सकते हैं, बेंचमार्किंग कर सकते हैं। यानी बेंचमार्किंग क्या होता है? दूसरी कंपनी के साथ अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को कंपेयर करना। कंपेयर द परफॉर्मेंस विद अनदर कंपनी डूइंग द सेम वर्क। दूसरी कंपनी के साथ अपनी परफॉर्मेंस, हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस कंपेयर करना और उन जैसा परफॉर्मेंस हासिल करना, ये कहलाता है बेंचमार्किंग। तो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में टारगेट इस तरह भी सेट की जाती है। एक पिछले साल की निस्बत कितने हादिसात कम करेंगे और दूसरा बेंचमार्किंग। तो ये जो है ये ग्रुप एक्सरसाइज था। अब दूसरा ऑर्गेनाइजेशन रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉलिसी का जो दूसरा स्टेटमेंट था। अब पहला स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट था, जहां पे कंपनी गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि ये हमने करना है। अब दूसरा सेक्शन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो ऑब्जेक्टिव हम हासिल करना चाहते हैं उसके लिए हमने किन लोगों को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या जिम्मेदारी दी हुई है, ये दूसरा सेक्शन है। दूसरे सेक्शन में क्या होता है? आउटलाइन द चेन ऑफ कमांड फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। चेन ऑफ कमांड सेट की जाती है। चेन ऑफ कमांड का मतलब यह है कि टॉप मैनेजमेंट से लेकर बॉटम मैनेजमेंट तक मुख्तलिफ लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आप इस चीज के लिए अकाउंटेबल है, आप इसकी जिम्मेदार है, ये टारगेट आप पूरी करेंगे। आइडेंटिफाई द रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टाफ। स्टाफ की रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको बताई जाती है कि टॉप मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पॉलिसी बनाए, वो रिसोर्सेज एलोकेट करे, वो मॉनिटरिंग करे, वो डायरेक्शंस दे दे, वो टारगेट सेट करे। मिडिल मैनेजमेंट की ये जिम्मेदारी है कि डे टू डे जो ऑपरेशन होते हैं उनमें वो इंश्योर करे कि हेल्थ एंड सेफ्टी लोग फॉलो कर रही है। वर्कर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खुद भी सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, खुद भी इंस्ट्रक्शन फॉलो करे और अपनी सेफ्टी का और दूसरी वर्कर की, अपनी साथियों की सेफ्टी का भी ख्याल रखे। तो क्लियरली रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जाती है। यूजुअली इंक्लूड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट रिलेटिंग टू हेल्थ एंड सेफ्टी। जो ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की शक्ल में होती है। हर कंपनी में, अगर आपने किसी कंपनी के अंदर काम किया हो तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है। उस कंपनी, हर कंपनी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में क्लियरली हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक चार्ट की शक्ल में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जाती है कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपने किस किस बंदे को आपने फीडबैक देना है और किस किस बंदे को के अंडर आप काम करेंगे। शोज लाइन ऑफ कम्युनिकेशन एंड फीडबैक। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में क्या होता है? लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं और फीडबैक होते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है। यहाँ पे जो बॉक्सेस आपको नजर आ रही है, इन बॉक्सेस के अंदर
जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं या हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में जो काम करते हैं, इन बॉक्सेस के अंदर उन इस बॉक्सेस के अंदर उसकी टेक्सचर्स होते हैं और नीचे उसके नाम होते हैं, उसका डिजिग्नेशन होता है कि उसका नाम है, ये इसका डिजिग्नेशन है। अब यहाँ पे आप देखिए टॉप पे जो बॉक्स आपको नजर आए वो मैनेजिंग डायरेक्टर है। ये टॉप मैनेजमेंट पे आते हैं। इसके बाद आप देखिए डायरेक्टर्स आते हैं। डायरेक्टर्स के नीचे आप देखिए मैनेजर्स आते हैं। मैनेजर्स के नीचे सुपरवाइजर और सुपरवाइजर के नीचे एम्प्लॉइज या वर्कर आते हैं। अब जो डायरेक्टर है वो अहकामात देते हैं, कम्युनिकेट करते हैं किन किन को, डायरेक्टर्स को। वो डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करते हैं कि आपने ये काम करना है। मैनेजिंग डायरेक्टर क्या करते हैं, डायरेक्टर को बताते हैं कि आपने ये काम करना है। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखिए आप, ये लाइन जो है, ये एरोस, ये लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बताते हैं। ये डायरेक्टर्स को बताते हैं कि आपने ये काम करना है। अब नीचे आप देखिए डायरेक्टर्स फिर मैनेजर्स को, मुख्तलिफ मैनेजर्स को बताते हैं कि आपने ये काम करना है। फिर मैनेजर्स कम्युनिकेट करते हैं सुपरवाइजर को। वो सुपरवाइजर को बताते हैं कि आपने ये काम करना है। और सुपरवाइजर फिर डायरेक्टली एम्प्लॉइज को यानी वर्कर को बताती है कि आपने ये काम करना है। अब यहाँ पे जो येलो कलर की जो अपवर्ड एरो नजर आती है, ये फीडबैक बताते हैं। फीडबैक का मतलब कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारी आपने मुझे हवाला की, उसमें इतना टारगेट मैंने अचीव किया, तो ये फीडबैक जाहिर करती है। अब जो एम्प्लॉइज बॉटम पे आप देखिए एम्प्लॉइज, ये एम्प्लॉइज डायरेक्टली मैनेजिंग डायरेक्टर को फीडबैक नहीं दे रहा। ये सबसे पहले अपनी इमीडिएट सुपरवाइजर्स को फीडबैक देते हैं, क्योंकि ये सुपरवाइजर की अंडर है। फिर सुपरवाइजर मैनेजर्स को फीडबैक देते हैं। सुपरवाइजर भी मैनेजिंग डायरेक्टर को फीडबैक नहीं दे रहा, वो अपनी सुपर मैनेजर्स को देते हैं। मैनेजर्स फिर फीडबैक देते हैं डायरेक्टर्स को और डायरेक्टर्स फिर फीडबैक देते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर को। तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। इसका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का ये मकसद होता है कि क्लियरली हमें अंदाजा होता है कि किस बंदे की क्या जिम्मेदारी है। अब साइड पे आप देखिए हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर। तो हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर्स या हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल्स वो तमाम बंदों के साथ इंटरेक्ट में होते हैं। वो एडवाइस देते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर को भी। मैनेजिंग डायरेक्टर को वो क्या एडवाइस देते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर को वो पॉलिसी के हवाले से एडवाइस देते हैं कि पॉलिसी बनाना जरूरी है। उनको पॉलिसी के हवाले से पता नहीं होता, वो बताते हैं पॉलिसी, लीगल रिक्वायरमेंट, पॉलिसी आप इस तरह बनाएंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव आप इस तरह सेट करेंगे। फिर वो डायरेक्टर्स को भी अहकाम एडवाइस देते हैं, मैनेजर्स को भी देते हैं, सुपरवाइजर को भी देते हैं और वर्कर को साइट के अंदर भी बताते हैं कि आपने ये काम इस तरीके से करना है, ये काम गलत है। तो ये हेल्थ एंड सेफ्टी जो है, हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर, ये सारे बंदों को एडवाइस देते हैं, सारे बंदों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन जो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी का जो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन है, वो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की मदद से हम क्लियरली स्पेसिफाई कर सकते हैं कि किन बंदों की क्या क्या जिम्मेदारी है। ऑर्गेनाइजेशन रूल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ऑलरेडी हमने डिस्कस की हुई है चैप्टर नंबर 1 में, सीईओ या एमडी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल। ये अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल भी है और अकाउंटेबल भी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के हवाले से मैंने आपको बताया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जब आप किसी बंदे को कुछ जिम्मेदारी देते हैं लेकिन साथ में कुछ इख्तियारात भी देते हैं, तो वो फिर अकाउंटेबल भी होता है। यानी आप इख्तियारात देती हुई फिर उससे आप पूछ भी सकते हैं कि ये काम आपको हवाला किया था, आपने क्यों नहीं किया। तो सीईओ या एमडी इसलिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि उनके पास इख्तियारात होते हैं, और जब इख्तियारात होते हैं तो वो अकाउंटेबल भी है। अब जब साइड के अंदर हादिसा होगा तो अदालती कार्रवाई उसके खिलाफ इसीलिए होगी कि अदालत वाली उससे पूछ सकती है कि आपके पास इख्तियारात थी, आप मैनेज कर सकती थी, क्यों नहीं की। अब वर्कर से इसीलिए नहीं पूछता अदालत वाली, क्योंकि वर्कर के पास इख्तियारात नहीं है, वो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज नहीं कर सकती, उसके पास इतनी इख्तियारात नहीं है, तो वो अदालत को जवाबदेह नहीं है कि हेल्थ एंड सेफ्टी हमने क्यों मैनेज नहीं की। टॉप मैनेजमेंट इसीलिए अकाउंटेबल है कि उनके पास इख्तियारात है, वो कर सकती है। तो सीईओ या एमडी जो है वो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल है। अच्छा, इसके बाद मैनेजमेंट जो मुख्तलिफ लेवल पे है,
रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट होते हैं वो डे टू डे मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो डे टू डे एक्टिविटीज होते हैं उनको ये इंश्योर करना चाहिए कि वर्कर जो इनके अंडर काम करते हैं वो सेफ तरीके से काम करें। ऑल एम्प्लॉइज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिंग सेफली। जो वर्कर है, एम्प्लॉइज है, लेबर है, उनकी ये जिम्मेदारी है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप याद रखिए, ये हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जनरल एक्टिविटी के हवाले से नहीं, हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से। अब वर्कर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी की जो इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो करे, जो एहतियाती तदाबीर है वो फॉलो करे और अच्छी तरीके से, सही तरीके से काम करे साइट के अंदर। अब हर बंदे की अपनी जगह पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने इख्तियारात के अंदर। कंपिटेंट पर्सन। अब साइट के अंदर हमारी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ ऐसे लोग भी हमारे पास होते हैं जिनकी स्पेशल ड्यूटी होती है, जिनकी स्पेशल जिम्मेदारी होते हैं, उनको कंपिटेंट पर्सन बोलते हैं। फर्स्ट एडर, जो हमारी साइट के अंदर लोग जख्मी होते हैं उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड करना, ये उनका काम है। फायर मार्शल। फायर मार्शल का ये काम होता है कि साइट के अंदर जब आग लगता है तो बंदों को बाहर निकालना, लोगों को बाखबर करना कि आग लग गया, आग बुझाने में मदद करना, लोगों को साइट से निकालना। जो लोग जो है आग की वजह से फँस गई है अंदर, अ, वो बेहोश हो गई है या किसी और वजह से जो है वो साइट से नहीं निकल सकती, तो उनको बाहर निकालना ये फायर मार्शल का काम होता है। Specialist health and safety practitioner responsible for providing advice to support management and employees. अब हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की क्या जिम्मेदारी होती है, हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिशनर्स की, हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल्स की क्या जिम्मेदारी है? उनकी ये जिम्मेदारी है कि एडवाइस करना, हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइस देना कि ये लीगल रिक्वायरमेंट्स है, यहाँ यहाँ पे लीगल, यहाँ यहाँ पे ला ये कह रहा है, आप ला को किस तरह कंप्लाई करेंगे, ये काम हम किस तरह करेंगे, स्टैंडर्ड क्या है और हम किस तरह करेंगे। तो ये एडवाइस मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज के हवाले से, स्टैंडर्ड के हवाले से, कंप्लायंस के हवाले से, ये हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिशनर की जिम्मेदारी है। अरेंजमेंट सेक्शन। अब पॉलिसी का जो तीसरा हिस्सा है वो अरेंजमेंट है। अब पहला क्या था, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, जिसमें वो बताते हैं कि हमने क्या करना है। दूसरा हिस्सा ऑर्गेनाइजेशन, किन लोगों ने करना है। तीसरा हिस्सा अरेंजमेंट, किस तरह करना है, यानी क्या करना है, किन लोगों ने करना है, किस तरह करना है। ये आप याद रखें तो आपको फिर जो है आपकी समझ में आएंगे कि पॉलिसी की पहला हिस्सा स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, उसमें ये होता है हमने क्या करना है। दूसरा हिस्सा ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन, किन लोगों ने करना है। और तीसरा सेक्शन अरेंजमेंट सेक्शन, किस तरह करना है, क्या करना है, किन लोगों ने करना है, किस तरह करना है, यानी व्हाट, हु, हाउ। तो अब हेल्थ एंड सेफ्टी की, अगर हेल्थ एंड सेफ्टी आप अचीव करना चाहते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी की ऑब्जेक्टिव्स और गोल अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आप कुछ साइड के अंदर अरेंजमेंट भी करेंगे। अब कंपनी पॉलिसी में ये भी बताते हैं कि हम हेल्थ एंड सेफ्टी अचीव करना चाहते हैं, हम अपने वर्कर को महफूज बनाना चाहते हैं, तो उनके महफूज बनाने के लिए हमने साइट के अंदर क्या इंतजामात किए हैं। हम इस तरह नहीं कह रही सिर्फ तहरीरी तौर पर कि हम महफूज कर रही हैं, हम महफूज करना चाहते हैं, बल्कि कुछ इंतजामात आप करेंगे तब वो आपके वर्कर महफूज होंगे। तो वो उन इंतजामात में, उन अरेंजमेंट में क्या क्या अरेंजमेंट होने चाहिए। कैरिंग आउट रिस्क असेसमेंट, आप साइट के अंदर रिस्क असेसमेंट करेंगे तब आपका साइट सेफ होगा। अब ये अरेंजमेंट है, ये वो अरेंजमेंट है जो हम कर रही है और जिसकी वजह से साइट सेफ होती है। ये वो अरेंजमेंट है जो हम कर रही है जिसकी वजह से हादिसात कम होते हैं। ये वो अरेंजमेंट है जो हम कर रही है जिसकी वजह से हमारी वर्कर महफूज होती है, हम लॉ को फॉलो कर रही है। तो रिस्क असेसमेंट करना, रिस्क असेसमेंट क्या है, साइट के अंदर जो खतरात है, जो हेजर्ड्स है, वो मालूम करना, उसके जो खतरात है, उसकी जो रिस्क है, जो हेजर्ड है उनको मालूम करना, उसकी जो हेजर्ड रिस्क है उनको एवालुएट करना, उनको कैलकुलेट करना और फिर उसको खत्म करना, ये रिस्क असेसमेंट कहलाता है। यानी साइट के अंदर आप इंस्पेक्शन कर रही है और ऐसी चीजें निकाल रही है जिसमें हादसे की पोटेंशियल हो, हादसे की चांसेस हो, वो आप निकाल रही है, उसको खत्म कर रही है, ये रिस्क असेसमेंट कहलाता है। इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग, वर्कर को इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग देना। तो इसमें क्या है, जब आप वर्कर को इंफॉर्मेशन देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे कि ये काम गलत है, ये आप इस तरह करेंगे। आप जब साइट के अंदर काम कर रही है, शोर ज्यादा है, तो इस शोर से आपके कान जो है इस तरह मुतासिर हो सकते हैं, आप इसकी बचने के लिए आप ये काम करें। जब ये इंस्ट्रक्शन देंगे तो उनकी बिहेवियर चेंज होंगे, उनमें अवेयरनेस आएंगे और वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे, उसकी वजह से हादिसात कम होंगे। आप जब हाइट पे जाएंगे
तो आपका प्लेटफ़ॉर्म इस तरह होना चाहिए। अगर इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, तो आप हाइट पे नहीं जाना चाहिए, आपको नहीं जाना चाहिए। आप जब हाइट पे जाते हैं, तो सेफ्टी हार्नेस यूज़ करें। जब वो फ़ॉलो करेंगे इंस्ट्रक्शन, तो हादसात कम होंगे। एक्सीडेंट एंड नियर मिस, रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। अब तीसरा अरेंजमेंट जो हम करेंगे साइट के अंदर, जिसकी वजह से हादिसात कम होंगे, साइट महफूज होंगे, वो क्या है कि हम एक्सीडेंट और नियर मिस की रिपोर्टिंग करें, रिकॉर्डिंग करें और इन्वेस्टिगेशन करें। एक्सीडेंट, तो हम जानते हैं कि एक्सीडेंट क्या है। एनी इवेंट which is the potential to cause death, which is the potential to cause injury, which is the potential to cause material loss or financial loss is called accident. Any event which is the potential to cause death, personal injury or material loss is called accident. ये accident कहलाता है। अब नियर मिस क्या है? नियर मिस, नियर मिस साइट के अंदर एक ऐसा हादिसा जिसमें ये पोटेंशियल होते हैं कि आपकी वर्कर को या आपको सीरियस माली नुकसान पहुंचाए या आपकी वर्कर को नुकसान पहुंचाई, लेकिन लकली किस्मत की वजह से वो बच जाती है, तो उसको नियर मिस कहते हैं। यानी उसमें पोटेंशियल होते हैं कि वो आपकी वर्कर को या आपकी मटेरियल को नुकसान पहुंचाए, लेकिन लकली किस्मत की वजह से आप बच जाती है, बाय लक और बाय चांस आप बच जाती है, तो उसको नियर मिस कहते हैं। अब लेट्स सपोज ऊपर से एक एंड गिरते हैं, 1 किलो या 2 किलो का एंड जो है वो गिरते हैं ऊपर से, और करीब ही बिल्कुल 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एक वर्कर के करीब गिरते हैं, तो ये नियर मिस कहलाता है। अब इस एंड में ये पोटेंशियल था कि अगर ये वर्कर के ऊपर गिरता तो वो सीरियसली इंजर्ड होता, वो सीरियसली जख्मी होता, लेकिन लकली वो बच गया, किस्मत ने उसको बचा लिया, तो ये नियर मिस कहलाता है। अब हम क्या अरेंजमेंट करेंगे एक्सीडेंट और नियर मिस की, ये डिटेल में आगे पढ़ेंगे। एक्सीडेंट और नियर मिस की इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्टिंग करेंगे। वर्कर की ये जिम्मेदारी है कि सबसे पहले अगर कोई हादसा हुआ तो उसको रिपोर्ट करेंगे, सेफ्टी वालों को बताएंगे कि आप ये हादसा हुआ, फिर सेफ्टी वाले क्या करेंगे, इसकी क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, नियर मिस की भी और एक्सीडेंट की भी। इसीलिए इस इन्वेस्टिगेशन जरूरी है कि ये हादसा क्यों हुआ, इसकी वजूहात क्या थी, ताकि इसको खत्म कर सके नेक्स्ट टाइम, ताकि ये हादसा दोबारा रिपीट ना हो। क्योंकि अगर हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, उसके काजेस को खत्म नहीं करेंगे, तो ये हादसा बार बार होंगे। और नियर मिस अगर हम इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, नियर मिस की वजूहात अगर हम मालूम नहीं करेंगे और उसको खत्म नहीं करेंगे, तो नियर मिस याद रखिए, नियर मिस हमेशा नियर मिस नहीं रहती। नियर मिस एक ना एक दिन जो है वो मेजर एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो सकती है। अब जो ईंट गिर रही है, ये हर दफा वर्कर के करीब नहीं गिरेंगे, एक दफा उसके सर पे गिरेंगे। तो इसकी वजूहात हम मालूम करें कि ये ईंट क्यों गिरा, उसको खत्म करेंगे, ताकि दोबारा ये हादिसात न नियर मिस के शक्ल में हो और न एक्सीडेंट के शक्ल में हो। तो जब हम उसको खत्म करेंगे, उसकी वजूहात को खत्म करेंगे, तो साइड सेफ होंगे। अब रिसर्च बताती है, एक्सीडेंट ट्रायंगल हम स्टडी करेंगे। रिसर्च बताती है कि जब साइट के अंदर एक मेजर एक्सीडेंट होता है, तो उससे पहले 60 नियर मिसेस, 60 नियर मिसेस होते हैं। जब एक मेजर एक्सीडेंट होती है, तो उससे पहले 60 नियर मिसेस होते हैं। जब इसको कोई इन्वेस्टिगेट नहीं करता, उसको नजरअंदाज करते हैं, तो वो 60 नियर मिसेस फाइनली एक मेजर एक्सीडेंट में कन्वर्ट होते हैं। तो नियर मिसेस को इन्वेस्टिगेट करना, उसकी वजूहात को खत्म करना, ये भी जरूरी है, इससे भी साइड महफूज होती है। अब ये अरेंजमेंट वो अरेंजमेंट है जो हम कर रही है, जिसकी वजह से साइड महफूज होती जाती है, और हमारी पॉलिसी की जो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है, जो मकासद है, जो गोल्स है हेल्थ एंड सेफ्टी की, वो हासिल हो रही है। असल में हम हेल्थ एंड सेफ्टी वाली ये काम असल में करते हैं, जिसकी वजह से साइड महफूज होते हैं, जिसकी वजह से वर्कर महफूज होते हैं। ये ही काम है जो हम करते हैं, जिसकी वजह से साइड महफूज होते हैं। कंसल्टेशन विद वर्कर्स, अरेंजमेंट में आप वर्कर के साथ कंसल्टेशन करेंगे, वर्कर की राय लेंगे, उनकी जो शिकायत है उनको खत्म करेंगे, उनकी राय का एहतराम करेंगे, उनकी जो तजावीज है उनको मानेंगे। तो ये इससे क्या होगा, इससे पॉजिटिव कल्चर डेवलप होगा, और उनमें से बाज तजावीज ऐसी हो सकती है कि वो हमारे लिए मुफीद साबित हो सकते हैं।
will peer in post aid provision, सॉरी, डेवलपिंग सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। अरेंजमेंट में हम ये काम भी करेंगे कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप करेंगे। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क क्या है? सेफ सिस्टम ऑफ वर्क हमने डिस्कस की थी, द डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर टू परफॉर्म अ टास्क इन अ सेफ वे बेस्ड इन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। हम जो भी काम करते हैं, हम उसके लिए सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप करते हैं। इसको सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी कहते हैं। जो भी काम हम करते हैं सेफ्टी में, वो अलाउेबल नहीं है। इस तरह अलाउड नहीं है कि आप आकर बस काम स्टार्ट करें। आप सबसे पहले सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाएंगे, और वो सिस्टम, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होना चाहिए, और फिर आप वही डॉक्यूमेंटेड फॉर्म वर्कर को डिलीवर करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, उस पर ट्रेनिंग देंगे, और फिर वर्कर उसकी अगेंस्ट, उसके मुताबिक काम करेंगे। और जब उसके मुताबिक जब वर्कर काम करते हैं, तो उसमें हादसात की चांसेस कम होते हैं। तो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप करना, ये भी अरेंजमेंट सेक्शन में आती है, कि ये भी उन अरेंजमेंट में से है जो कि हमारी साइट के अंदर सेफ्टी इंप्रूव कर सकती है, एक्सीडेंट्स कम कर सकती है। वेलफेयर एंड फर्स्ट एड प्रोविजन, सेफ्टी, फर्स्ट एड प्रोविजन, वेलफेयर फैसिलिटीज जो है, पानी के, रेस्ट रूम की, जो चैप्टर नंबर 1 में हम डिस्कस की, ये भी अरेंजमेंट में होनी चाहिए। फायर सेफ्टी एंड प्रिवेंशन, फायर सेफ्टी अरेंजमेंट भी होनी चाहिए। आपकी हर जगह पे आपकी फायर सिलेंडर्स आप रखेंगे, मुख्तलिफ फायर एक्सटिंग्विशर्स आप रखेंगे, मुख्तलिफ फायर सप्रेशन सिस्टम, आपका फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम आपका होना चाहिए हर जगह पे। इमरजेंसी प्रोसीजर्स आप डेवलप करेंगे, ये भी अरेंजमेंट सेक्शन में होना चाहिए, कि साइट के अंदर जब हादसा होगा, तो उसकी हादसे की असरात को आप किस तरह कम करेंगे। आग लगता है, तो आग की असरात को आप किस तरह कम करेंगे, तो ये इमरजेंसी प्रोसीजर आप रखेंगे। साइट के अंदर आग लग गया, तो आप वर्कर को बताएंगे क्या प्रोसीजर है, किस तरह आपने साइट से निकलना है, किस तरह आपने इसके असरात को कम से कम करना है। कंप्लायंस मॉनिटरिंग इंक्लूडिंग ऑडिटिंग। कंप्लायंस मॉनिटरिंग हम अरेंजमेंट में ये भी करेंगे कि हम मॉनिटरिंग करेंगे, वर्कर को चेक करेंगे, उसकी बिहेवियर को चेक करेंगे, उसकी एक्टिविटीज को चेक करेंगे, ताकि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो कर सके, और ऑडिट करेंगे। हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की सालाना ऑडिट करेंगे, एक थर्ड पार्टी ऑडिट उसकी करेंगे, बाहर से बंदा लाएंगे, और उसको पैसे देकर वो हमारी मैनेजमेंट सिस्टम की ऑडिट करेंगे, उसकी एफिशिएंसी, उसकी कारकर्दगी के हवाले से हमें रिपोर्ट करेंगे। अच्छा, अब ये जो अरेंजमेंट्स हमने डिस्कस की, ये जनरल अरेंजमेंट्स, ये हर कंपनी में होनी चाहिए। हेल्थ एंड सेफ्टी अगर आप मैनेज करना चाहते हैं, तो ये अरेंजमेंट आप करेंगे हर कंपनी के अंदर, आपकी जो भी कंपनी है। अब कुछ ऐसी अरेंजमेंट्स है जो कि स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स है, जो कि किसी खास कंपनीज के अंदर ये अरेंजमेंट होनी चाहिए। अगर ये हैजर्ड, आपके खतरात आपकी कंपनी के अंदर मौजूद है, तो ये स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स आप भी करेंगे। उनमें क्या है? लोन वर्किंग। अगर आपकी कंपनी के अंदर लोग अकेले काम करते हैं, लोन का मतलब है अकेले काम करना, अकेले काम करते हैं, तो लोन वर्किंग प्रोसीजर, लोन वर्किंग अरेंजमेंट्स आप करेंगे। यानी लेट्स सपोज, लोन वर्कर अकेले काम कौन कौन लोग करते हैं, किन किन पेशे, कौन कौन से पेशे है जो अकेले काम करते हैं। मेंटेनेंस वर्कर अकेले काम करते हैं अक्सर। सिक्योरिटी स्टाफ, जो सिक्योरिटी लोग होते हैं, ये नाइट में होते हैं, और कोई उनके पास, उनके साथ नहीं होता ड्यूटी के दौरान, ये अकेले होते हैं। इस तरह जो फास्ट फूड डिलीवरी करते हैं घरों को, पिज्जा वगैरह, बर्गर, ये लोग अकेले होते हैं। तो अब ये लोग रिस्क में होते हैं, क्योंकि अकेले में जब अगर उनको कोई मसला, कोई प्रॉब्लम आती है, तो इनकी मदद करने वाला कोई नहीं होता। तो मामूली मसला इनके लिए बहुत बड़ी खतरात का सबब बनते हैं। तो आप इनके लिए अरेंजमेंट्स करेंगे फिर लोन वर्कर के लिए। नाइस एक्सपोजर कंट्रोल, आपकी साइट के अंदर शोर लेवल ज्यादा है, तो आप उसके लिए कंट्रोल्स अडॉप्ट करेंगे, कुछ अरेंजमेंट करेंगे कि शोर की वजह से आपके वर्कर को मसाइल ना हो। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन ज्यादा है, अब ये पढ़ेंगे वाइब्रेशन क्या है आगे आने वाली चैप्टर में, या IG2 में। कंट्रोल ऑफ एक्सपोजर टू द टॉक्सिक मटेरियल, आपकी साइट के अंदर अगर टॉक्सिक मटेरियल है, जहरीला मटेरियल है, तो आप उसकी कंट्रोल्स अडॉप्ट करेंगे। यानी आप ऑयल एंड गैस की कंपनी है, आपकी वर्कर जो है ऑयल एंड गैस में काम कर रही है, तो ऑयल एंड गैस में जहरीला गैसेस होती है, हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड होते हैं, तो उसकी कंट्रोल्स आप अडॉप्ट करेंगे टॉक्सिक मटेरियल के, जो जहरीला मटेरियल होते हैं। टॉक्सिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो मामूली डोज, मामूली मिकदार में इंसानी जिस्म के अंदर जाती है, तो उससे मौत वाक़ई होते हैं, तो उसको टॉक्सिक मटेरियल कहते हैं। कंट्रोल ऑफ क्राउड, आपकी साइट के अंदर अगर क्राउड जमा होने की चांसेस है,
क्राउड जमा हो रही है, क्राउड की वजह से हादिसी और क्राउड की वजह से मसाइल हो सकते हैं, तो आप उसकी कंट्रोल करेंगे। जिस तरह बैंकों में क्राउड होती है, लोग कतारों में खड़े होती है, अपनी बारी के इंतजार करती है, तो उसमें झगड़े, उसमें वायलेंस वगैरह के चांसेस होते हैं, तो आप उसकी कंट्रोल स्पिरिट अडाप्ट करेंगे। स्पेसिफिक हेल्थ सर्वेलेंस रिक्वायरमेंट्स, इस तरह स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स में अगर आपकी साइट के अंदर किसी वर्कर को किसी बीमारी लगने की चांसेस होती है, तो उन बीमारियों से बचने के लिए या अर्ली स्टेजेस पे उनको मालूम करने के लिए आप हेल्थ सर्वेलेंस प्रोग्राम करेंगे। यानी लेट्स सपोज आपकी साइट के अंदर ऐसी गैसेस है जिसकी वजह से लंग कैंसर हो सकते हैं, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड आयरन गैस कंपनी में हाइड्रोजन सल्फाइड होते हैं और उसमें उसकी वजह से लंग कैंसर के चांसेस होते हैं। तो आप हर 6 महीने बाद अपने वर्कर की लंग फंक्शन टेस्ट करेंगे, ताकि आपको मालूम हो अर्ली स्टेजेस में कि किसी बंदी को कैंसर तो नहीं लगा हुआ। इस तरह अगर आपकी साइट के अंदर शोर ज्यादा है, तो आप हर 6 महीने या 3 महीने बाद उनकी सुनने के टेस्ट करेंगे, ऑडोमेट्री करेंगे कि किसी बंदे को शोर की वजह से बीमारी तो नहीं लगी हुई, उसकी कान मुतासिर नहीं हुई, ताकि अर्ली स्टेजेस पे उसको मालूम कर सके और उसकी ट्रीटमेंट कर सके। तो हेल्थ सर्वेलेंस ये भी जरूरी है। वेस्ट डिस्पोजल, साइट के अंदर जो वेस्ट पैदा होती है ऑपरेशन के दौरान, जो वेस्ट पैदा होते हैं उसको ठिकाने लगाना, उसको डिस्पोज करना, उसको प्रॉपरली खत्म करना, ताकि उसकी वजह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन ना हो, ये भी अरेंजमेंट सेक्शन में आते हैं, ये भी इसके लिए भी अरेंजमेंट करेंगे। अब वेस्ट डिस्पोजल की मुख्तलिफ आईएसओ 45,000, आईएसओ 14,001 जो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें वेस्ट डिस्पोजल की अपनी प्रोसीजर है। सबसे पहले वेस्ट कलेक्ट की जाती है, फिर इसको सिग्रीगेट की जाती है, हर वेस्ट को अलग अलग की जाती है, फिर इसके बाद उसको डिस्पोज किया जाता है। तो हेल्थ एंड सेफ्टी की टीम के साथ एनवायरमेंटल टीम भी होती है, उसको हमारी कंपनी में ग्रीन टीम के नाम से पुकारा जाता है, ग्रीन टीम। और उसका अपना हेल्थ एंड से एनवायरमेंटल इंजीनियर होता है एज ए हेड, और वो वेस्ट डिस्पोज करती है, वेस्ट को कलेक्ट करते हैं। साइट के अंदर जो वेस्ट होती है वो हर किस्म के वेस्ट उसमें आती है, तो वो कलेक्ट करती है। उसके लिए एक वेस्ट लान बनाया हुआ है और वहां पे वो कलेक्ट करती है, फिर सिग्रीगेट करती है, फिर उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज करती है। व्हेन हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी भी रिव्यू, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी मैंने आपको बताया कि कंपनी पे डिपेंड करते हैं। बाज कंपनी 2 साल बाद रिव्यू करती है। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंट्री जो कंपनी जो ओजीडीसीएल है पाकिस्तान की, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी, वो 2 साल के बाद अपनी पॉलिसी रिव्यू करती है। बाज कंपनी जो है वो 6 महीने के बाद पॉलिसी रिव्यू करती है, लेकिन स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये है कि 1 साल के बाद पॉलिसी रिव्यू होंगी। अब चेंजेस पॉलिसी कब रिव्यू होंगी? चेंजेस इन की पर्सन, अगर की पर्सन में चेंजेस आ गई तो पॉलिसी रिव्यू करना होगी। की पर्सन का मतलब ये है कि टॉप मैनेजमेंट सीईओ एमडी में चेंजेस आ गई, तो वहां पॉलिसी रिव्यू करना इसलिए पड़ता है कि उस पर साइन की पर्सन का होता है। तो आपका जब की पर्सन चेंज हो गया, आपका की पर्सन चला गया। अच्छा, अब पॉलिसी को कब कब हमने रिव्यू करनी है, यानी पॉलिसी में कब हमने रिवाइज करना है। की पर्सन, अब की पर्सन में अगर चेंज आ गया है, सीईओ या एमडी चेंज हुआ, तो पॉलिसी इसलिए रिव्यू करना जरूरी है कि वहां पे टॉप मैनेजमेंट का साइन होता है। अब जो बंदा लेट सपोज चला गया कंपनी से, या रिजाइन कर गया, या रिटायर्ड हो गया, तो पॉलिसी इसीलिए रिव्यू करना जरूरी होता है कि उस पे उस पुराने बंदे का साइन था, क्योंकि नया बंदा जब आएगा तो उसका साइन होना चाहिए। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में जब चेंज आती है तो हमने अरेंजमेंट सेक्शन में पढ़ा था, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट सेक्शन जो था वो क्या था, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट था, जहाँ पे पॉलिसी की एम्स और गोल सेट की जाती है। जो दूसरा सेक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का, वहां पे मुख्तलिफ लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है।
अच्छा, तो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स जब चेंज होते हैं तो पॉलिसी इसीलिए रिव्यू करना ज़रूरी होता है कि हमने ऑर्गेनाइज़ेशन सेक्शन में हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनाइज़ेशन सेक्शन के अंदर हम मुख्तलिफ लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। तो जब ऑर्गेनाइज़ेशन स्ट्रक्चर में चेंज आते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी चेंज आते हैं। तो फिर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी को रीएलोकेट करना है। तो इसीलिए पॉलिसी रिव्यू करना ज़रूरी होता है ताकि हम नई रिस्पॉन्सिबिलिटी नए बंदों को जो है वो एलोकेट करें। प्रोसेस और टेक्नोलॉजी में जब चेंज आते हैं तो पॉलिसी रिव्यू करना ज़रूरी होता है क्योंकि प्रोसेस जब चेंज होते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो नई-नई हैज़र्ड, नई-नई रिस्क आते हैं। और जब नई-नई हैज़र्ड और नई-नई रिस्क आते हैं तो उसको हमने प्रीवियस पॉलिसी में शामिल नहीं की होती। तो नई पॉलिसी इसलिए बनाई जाती है प्रोसेस और टेक्नोलॉजी चेंजेस की वजह से कि नई टेक्नोलॉजी की वजह से जो नई-नई खतरात है उसके लिए कोई लाए अमल इम्प्लीमेंट कर सके। जो नई-नई खतरात है उसको असेस करने के लिए कुछ अरेंजमेंट कर सके। इसीलिए पॉलिसी पीर रिव्यू करना होता है। अब लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट्स सपोज प्रीवियस पॉलिसी में हमारी साइट के अंदर कोई मशीनरी नहीं है, तो शोर नहीं है, नॉइस लेवल नहीं है, तो अरेंजमेंट सेक्शन में हमने शोर के हवाले से कोई इंतजामात नहीं किए। अब एकदम हमने नई मशीनरी लाई वहाँ, उसकी वजह से शोर लेवल ज़्यादा हो गया। अब शोर की वजह से वर्कर मुतासिर होंगे। अब प्रीवियस पॉलिसी में हमने शोर की कंट्रोल करने के लिए कोई अरेंजमेंट्स, कोई सिस्टम नहीं किया था। अब इसीलिए पॉलिसी रिवाइज़ करेंगे ताकि अरेंजमेंट सेक्शन में हम शोर के लिए कुछ अरेंजमेंट्स करें, ताकि वर्कर शोर की वजह से मुतासिर ना हो। तो इसीलिए पॉलिसी रिव्यू करना ज़रूरी होता है। लेजिस्लेशन में चेंज, कानून में चेंज आने से पॉलिसी रिव्यू होगी। आपने अपनी आपको कानून की मुताबिक आपने चलना है, अपनी कंपनी को अपने अपने अपनी कंपनी को कंप्लाई करना है, तो इसीलिए जब लॉज़ में चेंज आती है तो पॉलिसी रिव्यू करना ज़रूरी होता है। फॉलोइंग इन इंसिडेंट, जब एक्सीडेंट होता है, इंसिडेंट होते हैं तो पॉलिसी रिव्यू करना ज़रूरी होता है। क्योंकि पॉलिसी हम क्यों बनाते हैं? व्हाट इज़ द एम? व्हाट इज़ द बेसिक एम ऑफ द पॉलिसी? पॉलिसी का मकसद ये है कि हम हादिसात को कम करें, हम हादिसात से महफूज रहें। लेकिन जब आपकी साइट के अंदर हादिसात होते हैं तो फिर आपकी पॉलिसी का मकसद क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने पॉलिसी भी बनाई हुई है, हादिसात भी हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी पॉलिसी काम की नहीं है। लिहाजा इसमें रिवीजन की ज़रूरत है, इसको बदलना चाहिए, उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। एज़ पर पीडीसीए साइकिल। पीडीसीए साइकिल जब हमने पढ़ा था, तो इसीलिए हमने पीडीसीए साइकिल पढ़ा था कि पीडीसीए साइकिल पे हम इसीलिए रिवॉल्व करेंगे ताकि जो गलती है वो निकाल सके हम। एज़ अ रिजल्ट ऑफ एनफोर्समेंट एक्शन। एनफोर्समेंट एक्शन का मतलब ये है कि कोई कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ होती है। कोई एनफोर्समेंट इदारा आपके खिलाफ एक्शन लेते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आती है, इस तरह कंसल्टेंट आते हैं, इस तरह ओशा डिपार्टमेंट वाले आते हैं, लेबर डिपार्टमेंट वाले आते हैं, एचएससी डिपार्टमेंट वाले आते हैं, फायर डिपार्टमेंट वाले आते हैं, इंश्योरेंस वाले आते हैं, वो आपके खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आपके खिलाफ कोई एक्शन लेती है वायलेशन पे, तो इसका मतलब ये है कि आपकी पॉलिसी काम की नहीं है, क्योंकि पॉलिसी हम सिर्फ हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए नहीं कर रही, बल्कि लॉ को फॉलो करने के लिए, कानून को फॉलो करने के लिए भी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी बनाई जाती है, ताकि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी में हम अपने वर्कर को भी महफूज कर सके और लॉ को भी फॉलो कर सके। तो आप जब लॉ फॉलो नहीं कर रहे तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जब आपके खिलाफ एक्शन ली जाएगी तो आपकी पॉलिसी के जो मकासद है, जो लॉ फॉलो करने का जो मकसद है वो हासिल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि पॉलिसी की रिव्यू करना ज़रूरी होता है। आफ्टर एन ऑडिट, जब ऑडिट होता है तो पॉलिसी रिव्यू करना ज़रूरी होता है। ऑडिटर बताता है कि पॉली हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में यहाँ-यहाँ पे खामियाँ हैं, लिहाज़ा आप अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम और पॉलिसी रिव्यू करें। ऑडिट क्या होता है ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में, डिटेल टॉपिक है, लेकिन आपको एक शॉर्ट ब्रीफिंग दे रहा हूँ ऑडिट के हवाले से। हर कंपनी की, आपने देखा होगा, फाइनेंशियल ऑडिट होती है। हर कंपनी की फाइनेंशियल ऑडिट होती है सालाना, हर इदारे की होती है, हर कंपनी की होती है। उस ऑडिट में क्या होता है कि इस साल इस कंपनी को या इस इदारे को इतने पैसे मिले हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसकी हिसाब किताब होते हैं कि कितनी पैसे लगाई, कहाँ-कहाँ पे लगाई और कितने पैसे जो है वो बचते हैं। ये फाइनेंशियल ऑडिट होता है। हम हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट करते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट इस तरह होता है
कि आपकी क्लाइंट कंपनी के मालिक हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट टीम बनाते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी वाले वहाँ पे हायर करते हैं, जॉब पे रखते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर होता है, उनको सारी फैसिलिटीज देते हैं। अब कंपनी के मालिक क्या करते हैं, बाहर से एक बंदा लाता है, बाहर से हेल्थ एंड सेफ्टी में जो बंदा एक्सपीरियंस है, जिसके 15 साल 20 साल एक्सपीरियंस हो हेल्थ एंड सेफ्टी में और ऑडिटिंग में भी, मैनेजमेंट सिस्टम में भी, उनको वो पैसे देते हैं और उनको बताई जाती है कि आप मेरे हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की ऑडिट करें कि ये मेरे कंपनी के अंदर जो सेफ्टी वाले हैं वो किस तरह काम करते हैं, उसकी कारकर्दगी के हवाले से आप जायजा ले और मुझे रिपोर्ट करें। वो साइट के अंदर आते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी चेक करते हैं, साइट भी जाते हैं, वर्कर से इंटरव्यू भी लेती है, सेफ्टी वालों से भी इंटरव्यू लेते हैं, साइट कंडीशन भी चेक करते हैं और फिर एक रिपोर्ट बनाते हैं। उस रिपोर्ट को कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट या गैप एनालिसिस रिपोर्ट। वो मालिक को देती है कि आपकी टीम जो है, आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है, उनमें यहाँ यहाँ पे गलती है, यहाँ यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही, तो उसको कहते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट। तो जब हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट वाले ऑडिटर बताते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में यहाँ यहाँ पे गलती है, तो आपने पॉलिसी को रिव्यू करना है। पैसेज ऑफ टाइम एनुअली, पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ यानी वक्त के साथ साथ बाय डिफॉल्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक सालाना एक मर्तबा हर साल आपकी पॉलिसी रिव्यू होनी चाहिए। और पॉलिसी इसीलिए भी आप रिव्यू करेंगे कि आप उसमें नई नई टारगेट सेट करें, ताकि आपकी कंपनी में इंप्रूवमेंट आ सके, आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इंप्रूव हो सके, आपके वर्कर महफूज हो सके, आपकी साइट की सेफ्टी इम्प्रूव हो सके। आप एक साल एक टारगेट रखते हैं, दूसरे साल नई टारगेट रखते हैं, तीसरे साल फिर उससे अच्छे टारगेट रखते हैं, तो इससे आपकी साइड महफूज होंगे, आपके हादिसात कम होंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 2।